हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। VBPS की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे मानव में पाचन तंत्र की, और प्रीवियस जो अपना वीडियो था उसमें पाचन की जो क्रिया विधि है उसकी हमने बात की थी, और जो छोटी आंत थी, स्मॉल जो इंटेस्टाइन थी, उसमें भोजन का पूर्णतया पाचन हो जाता है और उसके बाद में जो अवशोषण की क्रिया है वो संपन्न होती है। तो सबसे ज़्यादा जो पाचन होगा वो छोटी आंत में, सबसे ज़्यादा जो अवशोषण की क्रिया होगी वो भी कहाँ पर होगी? छोटी आंत में होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंतर्गत संपन्न होती है। अब अपन ने पाचन के दौरान पढ़ा था कि जटिल जो भोज्य पदार्थ थे उनको अवशोषण योग्य सरल भोज्य पदार्थों में क्या कर दिया जाता है? तोड़ दिया जाता है। जैसे अवशोषण योग्य पदार्थ थे, ग्लूकोज था, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, वसीय अम्ल, इसके अलावा ग्लिसरॉल, अमीनो अम्ल, इसके अलावा नाइट्रोजनी क्षारक, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन आदि। तो यहाँ ये जटिल जो भोज्य पदार्थ थे उनको अवशोषण योग्य सरल भोज्य पदार्थों में क्या कर दिया गया? तोड़ दिया गया। अवशोषण किसे कहेंगे? सबसे पहले अब हम बात करें अवशोषण क्या है, अवशोषण किसे कहेंगे? तो आहार नाल में भोजन का क्या हुआ है? पाचन हुआ है। आहार नाल से पचित जो भोजन है, पचित भोजन के जो अवशोषण योग्य जो पदार्थ हैं या पचित भोजन के जो अवशोषण योग्य जो रूप हैं उनका आहार नाल से रक्त व किसमें मिल जाना? लसिका में चले जाना ही क्या कहलाएगा? अवशोषण कहलाएगा। आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल में भोजन का पाचन हुआ और भोजन के पाचन के दौरान उन्हें अवशोषण योग्य सरल पदार्थों में क्या कर दिया गया? तोड़ दिया गया। तो आहार नाल में पचित जो अवशोषण योग्य भोज्य पदार्थ हैं उनका आहार नाल से किस में पहुंच जाना? जैसे ये एलिमेंट्री कैनाल थी, ये आहार नाल थी, तो इस आहार नाल में यहाँ ये सभी पदार्थ क्या हैं? प्रेजेंट है, अवशोषण योग्य। अब यहाँ हमने बात की थी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, उसका जो आंतरिक म्यूकोसा और सब म्यूकोसा स्तर है उसमें अनेक क्या पाए जाते हैं? वलन पाए जाते हैं, और इन वलनों से अंगुली समान के निकले हुए होते हैं, उभार निकले हुए होते हैं, जिन्हें हमने क्या कहा था? रसांकुर क्या कहा था? रसांकुर या क्या कहा था? विलय। और इनकी उपकला जो कोशिकाएं होती हैं इन पर अनेक सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, लाइक ब्रुश बॉर्डर समान संरचनाएं होती हैं, और यहीं पर एक लसिका वाहिनी वगैरह क्या होती है? प्रेजेंट होती है, और रक्त वाहिनियाँ यहाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ से जो भोजन है इस भोजन को लसिका वाहिनी और किस में मिला देना? रक्त में मिला लेना ही क्या कहलाएगा? अवशोषण कहलाएगा। अब मुख्यतया जो अवशोषण की क्रिया है अभी बात करेंगे अपन, एक विलाई जो है उसकी स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे। एक विलाई जो है, एक विलाई की जो संरचना है वो किस प्रकार की पाई जाती है। फिलहाल हम देखें तो जो अवशोषण है वो अवशोषण सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है? छोटी आंत में होता है। इसके अलावा भी अवशोषण जो है आहार नाल के अलग अलग जो भाग हैं वहाँ अवशोषण की क्रिया होती है, और मुख गुहा में भी कुछ अवशोषण होता है। तो हम यहाँ बात करेंगे मुख गुहा में अवशोषण की, गुहा में अवशोषण की। बक्कल केविटी में एब्जॉर्वेशन कैसे होता है? दूसरी गर्सिका में कोई अवशोषण नहीं होता है। आमाशय में भी कुछ पदार्थों का अवशोषण होता है, आमाशय में अवशोषण की बात करेंगे। और छोटी आंत में अवशोषण की बात करेंगे, छोटी आंत्र
में अवशोषण और बड़ी आंत्र में अवशोषण, बड़ी आंत्र में अवशोषण की बात करेंगे। अब इनमें से सर्वाधिक जो अवशोषण है वो छोटे आंत में होता है। अवशोषण की जो क्रिया है वो यहाँ दो प्रकार से होती है, एक सक्रिय अवशोषण और एक होता है निष्क्रिय अवशोषण। सक्रिय अवशोषण एक्टिव ऑब्जर्वेशन और एक होता है निष्क्रिय पैसिव ऑब्जर्वेशन, एक निष्क्रिय अवशोषण। तो एक तो होता है सक्रिय अवशोषण और एक होता है निष्क्रिय अवशोषण। अब जो रक्त और लसिका में जिन पदार्थों का अवशोषण हो रहा है वो निर्भर कर रहा है रक्त और लसिका की किसके ऊपर, सांद्रता के ऊपर निर्भर करता है कि इनमें या इनकी रक्त व लसिका की जो सांद्रता है वो कैसी है। उसके आधार पर पदार्थों के अवशोषण की जो क्रिया है वो क्या करती है, निर्भर करती है। यहाँ हम बात करें सक्रिय की, एक्टिव जो अवशोषण है उसकी और निष्क्रिय जो अवशोषण है उसकी, तो यहाँ सक्रिय अवशोषण क्या है और निष्क्रिय अवशोषण क्या है, तो इनको अपन समझें। तो सक्रिय अवशोषण के अंतर्गत तो ये है कि जो पदार्थ हैं वो सांद्रता प्रवणता के विपरीत, सांद्रता प्रवणता के विपरीत जब अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जाते हैं तो वह जो अवशोषण होगा वो क्या होगा, सक्रिय अवशोषण होगा। सांद्रता प्रवणता के विपरीत यदि पदार्थों को अवशोषित किया जाता है तो उसे सक्रिय अवशोषण कहते हैं। और सक्रिय अवशोषण की जो क्रिया है उसमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात यहाँ एटीपी की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी, एटीपी की आवश्यकता होगी। एक होता है निष्क्रिय अवशोषण, ऐसा अवशोषण जिसमें जो पदार्थ हैं वो सांद्रता प्रवणता के अनुकूल ही अवशोषित होते हैं, अपना अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ अवशोषित होते हैं, तो उसे निष्क्रिय अवशोषण कहते हैं। और निष्क्रिय अवशोषण में मेनली एक तो होता है विसरण, एक तो सरल विसरण द्वारा, सरल विसरण द्वारा पदार्थों को अवशोषित किया जाता है, और दूसरा सुगमीकृत विसरण द्वारा। एक तो होता है सिंपल डिफ्यूजन द्वारा, और एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन द्वारा। तो जो निष्क्रिय अवशोषण होगा वो सरल विसरण द्वारा या सुगमीकृत जो विसरण है उसकी क्रिया द्वारा पदार्थों को यहाँ क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। आंत्र की जो उपकला, जो म्यूकोसा स्तर है, म्यूकोसा स्तर की जो उपकला जो कोशिकाएं हैं उनमें ये जो पदार्थ हैं इनको मेनली इन विधियों के द्वारा क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। अब यहाँ हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करें कि सक्रिय अवशोषण क्या है और निष्क्रिय अवशोषण क्या है। वैसे तो ये बोटनी का टॉपिक है जिसमें अपन ने पहले करवा दिया, जो पादप जल संबंध था उसमें अपन ने इसको समझा दिया था कि सक्रिय परिवहन क्या होता है, निष्क्रिय परिवहन क्या होता है, किस प्रकार से इनको अवशोषित किया जाता है। वैसे ही यहाँ हम बात करें कि देखो ये कोई भी क्या थी, सेल थी। जैसे हम बात करें आहार नाल की बात करें, एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, तो यहाँ जैसे छोटी आंत है और ये जो छोटी आंत है इसके म्यूकोसा और सब म्यूकोसा स्तर में ऐसे अनेक क्या पाए जाते हैं, वलन पाए जाते हैं, और इन पर अंगुली समान क्या निकली हुई है, संरचनाएं निकली हुई हैं, जिन्हें हमने क्या कहा था, दीर्घरोम कहा था या विलाई कहा था, रसांकुर कहा था। और इन्हीं के कारण आंत्र की जो सतह का क्षेत्रफल है वो सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ताकि अवशोषण जो है वो भी क्या हो सके, अधिकतम हो सके। अब यहाँ की जो उपकला उत्तक की कोशिकाएं हैं ना,
तो सबसे पहले जो पचित भोजन है वो उपकला उत्तक की कोशिकाओं की झिल्लियों से होता हुआ किस में जाएगा, रक्त और किस में जाएगा, लसिका में जाएगा। उपकला उत्तक की जो कोशिकाएं हैं उन पर अनेक सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, जिसके कारण माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, जिसके कारण ये किसके समान दिखाई देती है, हमें ब्रूस बॉर्डर के समान दिखाई देती है। तो जो भोजन है वो सबसे पहले सूक्ष्मांकुर से होते हुए किस में आएंगे, आंत्र की जो म्यूकोसा स्तर की जो उपकला कोशिकाएं हैं उनमें, उपकला कोशिकाओं से किस में जाएंगे, ये रक्त और अंदर किस में, लसिका में मिल जाएंगे। तो यहाँ जो उपकला जो कोशिकाएं हैं उनकी झिल्ली के द्वारा किस प्रकार से सक्रिय और निष्क्रिय रूप से पदार्थों को क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है, उसकी अपन बात करें तो यहाँ एक जो झिल्ली होती है ना, झिल्ली, इस झिल्ली की अपन संरचना को समझें तो एक जो झिल्ली है वो किस प्रकार की पाई जाती है। ये जैसे वो अपन बात करें आंत्र की, उपकला उत्तक की, ये कोई क्या है, सेल है, ये कोई क्या है, कोशिका है, कोई क्या है, कोशिका है। और ये जो कोशिका है इसकी जो झिल्ली है वो फास्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है, फास्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है। ऐसे इसकी स्ट्रक्चर पाई जाती है, संरचना पाई जाती है, जहाँ ये जो लिपिड है वो फास्फोलिपिड प्रकार की है। एक फास्फेट सिरा, एक लिपोप्रोटीन लिपिड का जो सिरा है वो पाया जाता है। और फास्फोलिपिड का जो है वो बाइलेयर, कैसा स्तर होता है, द्विस्तर होता है, बाइलेयर यहाँ पाया जाता है। तो फास्फोलिपिड का बाइलेयर यहाँ क्या है, प्रेजेंट है। पूरी झिल्ली जो है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो इसी प्रकार की होती है। इसके अलावा हम देखें तो जो झिल्ली है, इस झिल्ली में बाहर की तरफ यहाँ प्रोटीन, बाह्य प्रोटीन, और बीच बीच में यहाँ आंतरिक इंटरनल क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन के क्या हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं। इन्हें आंतरिक प्रोटीन कहते हैं, इन्हें बाह्य प्रोटीन कहते हैं। ये जो फास्फोलिपिड है, इस फास्फोलिपिड के बाहर की तरफ वाले जो सिरे हैं, ये बाहर वाले ये सिरे होते हैं जलरागी, क्या होते हैं, जलरागी। जबकि अंदर वाले जो सिरे होते हैं वो होते हैं जल विरागी। ठीक है, बाहर वाले जो सिरे हैं वो होते हैं जल रागी, अंदर वाले हाइड्रोफोबिक होते हैं और बाहर वाले हाइड्रोफिलिक होते हैं। तो बाहर वाले जो सिरे हैं वो हैं जल रागी, हाइड्रोफिलिक हैं, हाइड्रोफिलिक, और अंदर वाले जो सिरे हैं वो हाइड्रोफोबिक हैं, जल विरागी हैं। कैसे सिरे हैं, जल विरागी। तो बाहर वाले सिरे तो जल रागी हैं, अंदर वाले सिरे कैसे हैं, जल विरागी हैं। अब यहाँ ये जो झिल्ली है, इस झिल्ली के द्वारा, जैसे यहाँ हम बात करें कि ये आंत्र की जो म्यूकोसा स्तर की उपकला कोशिकाएं हैं उनकी ये क्या है, झिल्ली है। और यह है यहाँ ल्यूमेन है, आहार नाल, छोटे आंत की जो ल्यूमेन है, गुहा है। इस गुहा में पचित भोजन, अवशोषण योग्य भोज्य पदार्थ पड़े हुए हैं और इन भोज्य पदार्थों को यहाँ इस जो झिल्ली है, इस झिल्ली से होते हुए अंदर की तरफ अपन बात करें तो यहाँ जैसे एक तो पाई जाती है लसिका वाहिनी, क्या पाई जाती है, लसिका वाहिनी। यहाँ अंदर की तरफ यहाँ एक तो होगी लसिका वाहिनी, यहाँ एक लसिका वाहिनी है जब अपन दीर्घ रोम की बात करेंगे। और इस लसिका वाहिनी के चारों तरफ, इस लसिका वाहिनी के चारों तरफ हम बात करें तो किनका, रक्त जो है, रक्त जो नलिकाएं हैं उनका क्या पाया जाता है, जाल जो है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं, रक्त केशिकाएं पाई जाती हैं, तो इनका जाल यहाँ पाया जाता है। तो यहाँ से जो पचित भोजन है इस झिल्ली से होता हुआ कहाँ आएगा, अंदर की तरफ आएगा और किन में, रक्त और किस में मिलाया जाएगा, लसिका में मिलाया जाएगा। तो सबसे पहले इस झिल्ली को पार करके जो भोज्य पदार्थ हैं वो किस प्रकार से यहाँ अंदर क्या किए जा रहे हैं, ग्रहण किए जा रहे हैं। तो इनका, इन जो पदार्थ हैं, इन पदार्थों का जो अवशोषण है, यहाँ अवशोषण कितने प्रकार से हो रहा है, 2 प्रकार से हो रहा है। कितने प्रकार से हो रहा है, 2 प्रकार से हो रहा है, जिसमें एक आता है सक्रिय, एक आता है निष्क्रिय। निष्क्रिय की बात करें तो निष्क्रिय में एक तो सरल विसरण और एक कैसा हो रहा है, सुगमीकृत विसरण। तो यहाँ हम बात कर सकते हैं जो पदार्थ हैं, इन पदार्थों का जो अवशोषण है वो 3 प्रकार से हो रहा है। एक तो सरल
विसरण द्वारा, एक है सुगमीकृत विसरण द्वारा, और एक हो रहा है किसके द्वारा, सक्रिय अवशोषण। तो यहाँ ये जो दोनों प्रकार हैं ये निष्क्रिय किसके हैं, अवशोषण के हैं। कौन कौन से जो पदार्थ हैं ये सभी अवशोषण योग्य पदार्थ हैं। इन सभी अवशोषण योग्य पदार्थ जो हैं इनको सरल विसरण, सुगमीकृत विसरण और सक्रिय अवशोषण द्वारा क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। ये जो दोनों हैं ये निष्क्रिय अवशोषण के प्रकार हैं, निष्क्रिय अवशोषण। और सांद्रता प्रवणता के अनुसार पदार्थों को, जो रक्त है, लस्सी का है, उसकी सांद्रता के ऊपर पदार्थों के अवशोषण की क्रिया क्या करती है, निर्भर करती है। सबसे पहला तो आता है सरल विसरण। यदि पदार्थ इस कोशिका झिल्ली से होते हुए जो फास्फोलिपिड के बीच के अवकाश हैं इनसे होते हुए अंदर प्रवेश कर जाएं तो ये कहलाएगा सरल विसरण। क्या कहलाएगा, सरल विसरण। अर्थात पदार्थ अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ कोशिका झिल्ली के जो फास्फोलिपिड जो हैं उनके बीच से होकर अंदर क्या कर जाएं, प्रवेश कर जाएं, तो ये एक प्रकार का क्या होगा, सरल विसरण होगा। यहाँ किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा आता है सुगमीकृत विसरण। इसमें क्या होते हैं, जो प्रोटीन वाहक होते हैं, इन प्रोटीन अणुओं से होते हुए यदि पदार्थ अंदर प्रवेश करते हैं तो इसे अपन कहते हैं सुगमीकृत विसरण। क्या कहते हैं, सुगमीकृत विसरण। और तीसरा यहाँ हम बात करें सक्रिय अवशोषण की, तो सक्रिय अवशोषण में ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता। कुछ वाहक चैनल्स होते हैं जिनके द्वारा एटीपी के रूप में ऊर्जा खर्च करके जो पदार्थ हैं वो अंदर क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। तो वह जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, सक्रिय क्या कहेंगे, अवशोषण कहेंगे। तो इस प्रकार से ये जो पदार्थ हैं वो तीन विधियों द्वारा यहाँ आत्र उपकला की जो कोशिकाएं हैं उनके द्वारा अंदर क्या किए जा रहे हैं, ग्रहण किए जा रहे हैं या लिए जा रहे हैं। जिसमें एक आता है सरल विसरण, सुगमीकृत विसरण और एक आता है सक्रिय अवशोषण। अब सरल विसरण द्वारा किनको अवशोषित किया जाता है, सुगमीकृत विसरण द्वारा किनको, और सक्रिय अवशोषण द्वारा कौन से जो पदार्थ हैं इनको क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। जैसे हम बात करें ग्लूकोज की, किसकी बात करें, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो है इसको प्रारंभ में या तो सरल या किसके द्वारा, सुगमीकृत विसरण द्वारा क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। जब तक सांद्रता इनकी बराबर नहीं हो जाती तब तक तो ग्लूकोज को सरल या सुगमीकृत विसरण द्वारा, लेकिन जब यहाँ और यहाँ जो सांद्रता है साम्य अवस्था यदि उत्पन्न हो जाती है तो उन परिस्थितियों में फिर ग्लूकोज जो है उसका सक्रिय अवशोषण किया जाता है। किसका, ग्लूकोज का। इसी प्रकार हम बात करें अमीनो अम्लों की। अमीनो जो अम्ल होते हैं, एमिनो जो एसिड होते हैं, उनका भी प्रारंभ में सरल विसरण द्वारा या सुगमीकृत विसरण द्वारा क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। किसका, अमीनो अम्लों का, अमीनो अम्लों का। इसके अलावा अन्य जो पदार्थ हैं, सामान्यतया अपन जल की बात करें तो जल जो है उसका भी सरल विसरण के द्वारा ही क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। इसके अलावा क्लोराइड जो आयन होते हैं उनका भी यहाँ सरल विसरण विधि द्वारा ही क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। और इसके अलावा हम बात करें तो जैसे ग्लूकोज है और फैटी एसिड हैं, उनका भी यहाँ ग्लूकोज का हो ही गया। इसके अलावा वसा जो अम्ल होते हैं, वसा अम्ल जो हैं, इनका जो अवशोषण है वो भी सरल किसके द्वारा किया जाएगा, विसरण के द्वारा ही क्या किया जाएगा, अवशोषण किया जाएगा। इसके अलावा सुगमीकृत विसरण की बात करें तो यहाँ जो फ्रक्टोज है, इस फ्रक्टोज का सुगमीकृत विसरण द्वारा अवशोषण किया जाता है। कुछ का सोडियम आयन के साथ अवशोषण किया जाता है और जो सोडियम आयन है उनका यहाँ सक्रिय अवशोषण किया जाता है। तो इस प्रकार से इन पदार्थों का जो अवशोषण है वो यहाँ
सक्रिय सरल विसरण, सुगमीकृत विसरण और सक्रिय अवशोषण जो है उसके द्वारा इन पदार्थों को अंदर क्या किया जाता है, आत्र उपकला की जो कोशिकाएं हैं उनके द्वारा अंदर क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। अब यहाँ हम बात करेंगे कि मुख्य जो गुहा है उसमें आमाशय में, छोटी आंत में और बड़ी आंत में किस प्रकार से अवशोषण की जो क्रिया है वो संपन्न हो रही है। तो सबसे पहले हम बात करें मुख्य गुहा में, तो मुख्य गुहा जो है उसमें आंशिक अवशोषण की क्रिया होती है। कुछ एक पदार्थ होते हैं जिनके अंतर्गत अपन बात कर सकते हैं, कुछ औषधियाँ होती हैं, इसके अलावा स्टेरॉइड्स होते हैं, कुछ औषधियाँ स्टेरॉइड्स आंशिक रूप से कुछ एक जल की मात्रा, इसके अतिरिक्त अपन बात करें अल्कोहल जो है उसका मुख्य गुहा जो है उसके अधर तल में जो सल्कीय उपकला ऊतक, वहाँ पर भी कुछ ब्लड सेल्स पाई जाती हैं जिनके द्वारा इन पदार्थों का कुछ अल्प मात्रा में क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। इसके अलावा हम देखें आमाशय जो है, इस आमाशय में अधिकांशतः अल्कोहल, किसका, अल्कोहल जो है, अल्कोहल का जो अवशोषण है वो कहाँ किया जाता है, यहाँ आमाशय के अंतर्गत अल्कोहल का क्या किया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है। इसके अलावा अल्प मात्रा में सरल जो शर्करा है, शर्करा का भी अल्प मात्रा में यहाँ क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। अब सबसे ज़्यादा जो अवशोषण होगा वो अवशोषण होगा कहाँ पर, छोटी आंत में। तो छोटी आंत को अपन डिटेलली बात करते हैं अभी। बड़ी आंत की अपन बात करें तो बड़ी आंत में मेनली जल है, अपचित या अपशिष्ट जो पदार्थ हैं उन्हें बड़ी आंत में भेजा जाता है। तो इन अपचित और अपशिष्ट पदार्थों में से जो जल है उसका कुछ खनिज आयंस का और कुछ औषधियों का यहाँ अवशोषण कर लिया जाता है। और बड़ी आंत में कुछ विशेष प्रकार की चषक कोशिकाएं होती हैं जिनके द्वारा श्लेष्मा स्रावित किया जाता है, जो अपशिष्ट और मल के साथ मिल जाता है और उस श्लेष्मीय बना देता है ताकि आसानी से कर्माकुंचन गतियों द्वारा उसे आगे कहाँ भेजा जा सके, मलाशय में भेजा जा सके। हम बात करें किसकी, छोटी आंत की। तो छोटी आंत में जो पदार्थ हैं उनका किस प्रकार से अवशोषण किया जा रहा है। तो जो जल में विलयशील जो पदार्थ हैं उनको तो अपन ने बात की, सक्रिय और निष्क्रिय जो अवशोषण है उसके द्वारा इन्हें अवशोषित कर लिया जाता है। अब जो पदार्थ जल में विलयशील नहीं होते हैं, जैसे कुछ अपन बात करें वसीय अम्लों की बात करें, मोनोग्लिसराइड की बात करें, ग्लिसरॉल की बात करें, ये जल में विलयशील नहीं होते हैं। इनका छोटी आंत में किस प्रकार से क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। तो सबसे पहले तो अपन यहाँ छोटी आंत जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसकी जो संरचना है उसकी बात करते हैं। एक जो दीर्घ रोम है वो किस प्रकार से पाया जाता है। तो यहाँ हमने जैसे ये बात की थी कि ये छोटी आंत का सबसे आंतरिक म्यूकोसा का क्या होता है, स्तर होता है। म्यूकोसा का क्या है, लेयर है। ये पूरा का पूरा म्यूकोसा का लेयर है। तो म्यूकोसा और सब म्यूकोसा जो लेयर थे उनमें क्या उपस्थित होता है, उनमें म्यूकोसा और सब म्यूकोसा जो लेयर थे उनमें वलन पाए जाते हैं और इन वलन पर अंगुली समान ऐसे क्या निकले हुए हैं, उभार निकले हुए हैं, जिन्हें हमने क्या कहा था, विलाई कहा था, ऐसे। और ये जो विलाई हैं इनकी जो उपकला ऊतक की जो कोशिकाएं हैं इन पर भी अनेक छोटी छोटी रोम सदृश संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें सूक्ष्मांकुर या क्या कहा था, माइक्रोविलाई कहा था। क्या कहा था, माइक्रोविलाई कहा था। तो यहाँ हम एक किसकी बात करते हैं, एक रसांकुर की बात करते हैं। तो एक जो रसांकुर है या एक जो दीर्घ रोम है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से पाई जाती है, तो ध्यान दो। थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ यहाँ। ये पूरा म्यूकोसा लेयर है और इसमें ये अंगुली समान जो संरचना निकली ना,
इसी को अपन क्या कह रहे हैं यहाँ, विलाई या रसांकुर। क्या कह रहे हैं, विलाई या क्या कह रहे हैं, रसांकुर कह रहे हैं। अब इसकी जो उपकला उत्तक की यहाँ जो कोशिकाएं है ना, इसकी उपकला उत्तक की ये जो कोशिकाएं हैं, इनसे अन्य कैसे रोम सदृश क्या निकली हुई हैं, संरचनाएं निकली हुई हैं ऐसे, जो ब्रुश बॉर्डर समान लगती हैं। यहाँ जो कोशिकाएं निकली हुई हैं, ये जो कोशिकाएं हैं यहाँ उपकला उत्तक की, म्यूकोसा की, इन पर ब्रुश के बॉर्डर समान संरचना बन गई इनकी। किसके कारण, इन सूक्ष्मांकुरों के कारण। किसके कारण, सूक्ष्मांकुरों के कारण। तो ऐसे यहाँ ये अपन ऐसे दर्शा सकते हैं, ये सूक्ष्मांकुर प्रेजेंट होते हैं यहाँ, ये सूक्ष्मांकुर यहाँ उपस्थित है। ये लो, तो ये जो है ये उपकला उत्तक की जो कोशिकाएं हैं यहाँ, इसकी आंत्र उपकला की, इन कोशिकाओं से अन्य कैसे क्या निकले हुए हैं, रोम सदृश संरचनाएं निकली हुई हैं, जिन्हें अपन कहते हैं सूक्ष्मांकुर या माइक्रोविलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई। तो पहले तो बहुत सारे वलन थे, वलन पर अंगुली समान संरचनाओं के रूप में क्या उपस्थित है यहाँ, दीर्घ रोम या विलाई प्रेजेंट है। और विलाई पर क्या उपस्थित है यहाँ, विलाई पर क्या उपस्थित है, माइक्रोविलाई उपस्थित है। इस प्रकार से छोटी आंत के सतह का क्षेत्रफल सूक्ष्मांकुर और किनके कारण, विलाई के कारण लगभग 100 गुना तक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण अवशोषण की जो क्रिया है वो अधिक से अधिक हो सकती है। अवशोषण की जो सतह का क्षेत्रफल है वो इनके कारण बहुत अधिक क्या हो गया, बढ़ गया। अब अपन इनके अंदर बात करें तो यहाँ क्या उपस्थित होता है, एक तो पाई जाती है लसिका वाहिनी। क्या पाई जाती है, लसिका वाहिनी, लिम्फ वेसल पाई जाती है। ये अंदर यहाँ एक क्या उपस्थित है, लसिका वाहिनी प्रेजेंट है यहाँ, ये लसिका वाहिनी है पूरी, जो सफ़ेद रंग की होती है। और विलाई में इसे हम कह रहे हैं लसिका वाहिनी, लसिका वाहिनी, लैक्टियल वेसल। और यहाँ इसमें सूक्ष्मांकुर में जो लसिका वाहिनी जा रही है उससे हम कह रहे हैं लैक्टियल। क्या कह रहे हैं, लैक्टियल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, लैक्टियल कह रहे हैं। और इसके बाहर यहाँ रक्त, जो ब्लड कैपिलरीज हैं, रक्त केशिकाएं हैं, उनका क्या पाया जाता है, जाल यहाँ प्रेजेंट होता है या जाल यहाँ पाया जाता है।
ये रक्त वाहिकाओं का क्या प्रेजेंट है, जाल यहाँ उपस्थित है। ब्लड कैपिलरीज यहाँ पाई जाती हैं। तो ये जैसे धमनी रसांकुर में प्रवेश कर रही है और किसके रूप में, सिराओं के रूप में ये क्या होती है, बाहर निकलती है। तो ये धमनी विलाई में जा रही है और यहाँ इनकी जो कोशिकाएं हैं इन तक भी पोषक स्तरों की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है और सिरा के रूप में ये वापस क्या होती है, बाहर निकलती है। तो यहाँ जो O2 है, इस O2 की सप्लाई यहाँ धमनी के द्वारा की जा रही है, जो आगे जाकर छोटी छोटी किनमें नलिकाओं के जाल में बट गई, जिन्हें अपन कह रहे हैं रक्त केशिकाएं, ब्लड कैपिलरीज कह रहे हैं। रक्त केशिकाओं का जाल है, जो बारीक रक्त केशिकाएं यहाँ पाई जाती हैं और सिराओं के रूप में वापस यहाँ से क्या होती हैं, बाहर निकलती हैं। तो इन सेल्स तक O2 की जो सप्लाई है वो इनके द्वारा कर दी जाती है ताकि इन्हें ऊर्जा मिल सके और जो अवशोषित योग्य जो भोजन है वो यहाँ से इसमें मिला दिया जाता है और इस सिरा की सहायता से इन्हें पहले यकृत तक और यकृत से फिर ये कहाँ जाता है, फेफड़ों तक जाता है। यकृत में इसमें जो आवश्यकता से अधिक जो ग्लूकोज वगैरह है इसको ग्लाइकोजन में क्या कर लिया जाता है, बदल लिया जाता है। तो इस प्रकार से एक जो रसांकुर है इसकी क्या होती है, स्ट्रक्चर या इसकी क्या पाई जाती है, संरचना पाई जाती है। अब यहाँ हम बात करें जो पदार्थ जल में विलयशील थे उनको तो आसानी से यहाँ किसके द्वारा, या तो विसरण द्वारा या सुसाध्य विसरण द्वारा किस में मिला लिया जाता है, रक्त में। यहाँ सबसे पहले किनके द्वारा, सूक्ष्मांकुर, सूक्ष्माणु से आंतरूपकला कोशिका, आंतरूपकला कोशिकाओं से ये किस में आ जाएंगे, ब्लड में आ जाएंगे और रक्त में मिला लिए जाते हैं। तो सरल विसरण द्वारा, सुसाध्य विसरण द्वारा या सक्रिय अवशोषण की जो क्रिया है उसके द्वारा इन्हें मिला लिए जाते हैं जो जल में विलयशील। जो पदार्थ जल में विलयशील नहीं है और उन पदार्थों को जैसे वसा अम्ल है, ग्लिसरॉल है या मोनोग्लिसराइड है, उनका जो अवशोषण है वो किस प्रकार से किया जाता है, छोटी आंत के द्वारा। तो उसके अवशोषण की बात करें, ये जो पदार्थ है इनका अवशोषण जो है वो रसांकुर उपकला कोशिका से होता हुआ डायरेक्ट कहाँ पर किया जाता है, डायरेक्ट इन पदार्थों को किस में मिलाया जाता है, लसिका वाहिनियों में मिला दिया जाता है। लसिका वाहिनियों से ये आगे सिरा में और सिरा में खुल जाते हैं। इस प्रकार से ये किस में चले जाते हैं, ब्लड में इन पदार्थों को ले लिया जाता है। किसको, वसा अम्ल और किसको, ग्लिसरॉल को। वसा अम्ल और मोनोग्लिसराइड को, मोनोग्लिसराइड को किसमें, लसिका वाहिनी में लिया जाएगा। देखो किस प्रकार से यहाँ इनका अवशोषण किया जाता है। हमारी जो RBSc की बुक है इसमें एक डायग्राम दे रखा है, उसके द्वारा हम समझते हैं ये जो सेल है इस सेल के द्वारा किस प्रकार से वसा अम्ल और मोनो जो ग्लिसराइड है उनको अवशोषित किया जाता है। इस प्रकार से थोड़ा ये विलाई हैं, ठीक है, और यहाँ ये उपकला जो सेल है कोशिका है। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करें तो किस प्रकार से ये जो पदार्थ हैं इनको अवशोषित किया जाएगा, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल जो है ना इनको। तो यहाँ जैसे ये वसा अम्ल और कौन है, मोनोग्लिसराइड हैं, ये जल में अविलयशील हैं। तो जल में विलयशील जो पदार्थ होंगे वो तो आसानी से यहाँ किसके द्वारा ग्रहण कर लिए जाएंगे। तो इनको यहाँ ग्रहण नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा कि जो वसा अम्ल हैं, वसा अम्ल
और मोनोग्लिसराइड जो हैं, मोनोग्लिसराइड, इनके बाहर पित्त जो लवण होते हैं वो, और इसके अलावा पित्त लवणों के अलावा यहाँ पर वसा विलयशील विटामिन होती हैं वो। तो पित्त जो लवण हैं उनकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की है। ये जो पित्त लवण हैं बाइल पिगमेंट हैं ये, और कुछ वसा विलयशील विटामिन हैं ये, जो जल में अविलयशील जो पदार्थ हैं इनके चारों तरफ एक क्या बना लेते हैं, आवरण। तो जो पित्त वर्णक है ना, ये है पित्त वर्णक। पित्त वर्णकों ने किसके चारों तरफ, वसाम्ल और मोनोग्लिसराइड के चारों तरफ एक क्या बना लिया, आवरण बना लिया। और अब ये जो संरचना बनी, इस संरचना को हम कह देते हैं मिसेल। क्या कह देते हैं, मिसेल कह देते हैं। तो जो जल में अविलयशील जो पदार्थ हैं वसा अम्ल और मोनोग्लिसराइड, उनके बाहर सबसे पहले पित्त वर्णक और वसा विलयशील कुछ विटामिन्स होती हैं, वो इनको बाहर से क्या कर लेती हैं, घेर लेती हैं, और सूक्ष्मांकुरों के पास में धीरे धीरे इनको लेकर आती हैं। ये जो संरचना बनी, इस संरचना को हम क्या कहते हैं, मिसेल। मिसेल सूक्ष्मांकुर के पास आएगा और यहाँ से वसा जो अम्ल हैं इनको तो क्या कर लिया जाएगा, ग्रहण कर लिया जाएगा। मोनोग्लिसराइड और वसा अम्लों को तो ग्रहण कर लिया जाएगा, और जो मिसेल है वो बाहर रह जाता है, और वापस यह वसा अम्ल और मोनोग्लिसराइड के बाहर फिर से मिसेल का क्या करेगा, निर्माण करेगा। अब अंदर की तरफ अपन बात करें तो यहाँ अंदर हम देखें तो इसमें जो आत्र की उपकला जो कोशिका है, आत्र उपकला कोशिका, इसमें इसकी अंतःप्रद्रवी कौन है, जालिका। यहाँ इसकी अंतःप्रद्रवी जालिका है, एंडोप्लाज्मिक क्या है, रेटिकुलम है। इसकी अंतःप्रद्रवी जालिका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये इसकी अंतःप्रद्रवी क्या है, जालिका। तो ये जो वसा अम्ल हैं और मोनोग्लिसराइड हैं, ये अंतःप्रद्रवी जालिका में प्रवेश कर जाते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका में आ जाते हैं। यहाँ जैसे ये अंतःप्रद्रवी किस में आ गए, सॉरी इससे बना देते, ये किस में आ गए, अंतःप्रद्रवी किस में आ गए, जालिका में क्या कर गए, प्रवेश कर गए। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये प्रवेश करते ही किस में चेंज हो जाते हैं, ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और यहाँ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये इनके बाहर एक प्रोटीन का क्या बना देती है, आवरण बना देती है। प्रोटीन का क्या बना दिया, आवरण बना दिया, क्योंकि यहाँ भी अंदर भी क्या है, जलीय क्या है, माध्यम है। तो यहाँ इनके बाहर एक प्रोटीन का आवरण बना दिया। अब इसे अपन कहते हैं काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन, ये जो काइलोमाइक्रोन हैं, इन काइलोमाइक्रोन्स का आगे बहिक्षेपण किया जाता है। इनको धीरे धीरे बाहर की तरफ क्या किया जाता है, निकाला जाता है। ये जो काइलोमाइक्रोन हैं इनका आगे क्या किया जाएगा, बहिक्षेपण किया जाएगा, और एक्सोसाइटोसिस की क्रिया द्वारा, एक्सोसाइटोसिस की क्रिया द्वारा ये कोशिका से क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। और यहाँ से बाहर किस में, लसिका वाहिनी, किस में ग्रहण कर लिए जाएंगे, लसिका वाहिनी। यहाँ लिम्फ वेसल है जो सफ़ेद रंग की होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ जो काइलोमाइक्रोन है ये भी सफ़ेद रंग के हैं, तो इनको यहाँ से किस में भेज दिया जाएगा, लसिका वाहिनी में। और लसिका वाहिनी आगे जाकर किस में खुलेगी, शिराओं में खुलेगी। तो इस प्रकार से ये जो
वसा अम्ल और ग्लिसरॉल हैं, इनका अवशोषण इस प्रकार से किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ अवशोषण की जो क्रिया है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। यहाँ ये जो है सब क्लेवियन सिरा में खुलती है, सब क्लेवियन किस में खुलेगी, सिरा में। सब क्लेवियन किस में खुलेगी, सिरा के अंतर्गत खुलती है। इसके अतिरिक्त यहाँ अपने बड़ी आंत में अवशोषण समझा दिया, छोटी आंत में समझा दिया किस प्रकार से अवशोषण हो रहा है, ये अपना कंप्लीट। इसके बाद का अगला जो टॉपिक है वो आता है इसी में स्वांगीकरण। स्वांगीकरण पचित जो अवशोषित जो भोजन था, उस अवशोषित भोजन को रक्त व लसिका द्वारा शरीर की सेल्स तक पहुंचा दिया जाता है, कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है, और शरीर की कोशिकाओं में O2 की उपस्थिति में ये जो पचित भोजन है, इस पचित भोजन का क्या किया जाता है, ऑक्सीकरण किया जाता है। और पचित भोजन के ऑक्सीकरण से क्या बनती है, ऊर्जा के रूप में ATP का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। इसके बाद में आता है बहिक्षेपण इजेक्शन। बहिक्षेपण जो अपशिष्ट जो भोज्य पदार्थ हैं वो बड़ी आंत में अनपचित जिन पदार्थों का पाचन नहीं हुआ वो कहाँ चले जाएंगे, बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में यहाँ इनमें चषक कोशिकाओं द्वारा श्लेष्मा का स्त्राव किया जाता है, जिसके द्वारा ये श्लेष्मीय हो जाते हैं और बिना रुके क्रमाकुंचन गतियों द्वारा इनको आगे कहाँ तक भेज दिया जाता है, मलाशय तक क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। अब मलाशय में जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका धीरे धीरे क्या होगा, संचय होगा, इनको स्टोर किया जाता है। अपशिष्ट जो पदार्थ हैं, मल जो है, उस मल को वहाँ क्या किया जाएगा, संचय किया जाएगा, अपशिष्ट पदार्थों को वहाँ जमा किया जाता है। और इसके बाद में जैसे जैसे अपशिष्ट पदार्थ यहाँ जमा होते जाते हैं, एक तंत्रिका प्रतिवृत्त जो क्रिया है वो उत्पन्न होती है। और तंत्रिका प्रतिवृत्त क्रिया के दौरान जो गुदा की अवरोधिनी है, वो अवरोधिनी तीव्र क्रमाकुंचन उत्पन्न होने के कारण क्या हो जाती है, खुल जाती है। तंत्रिकीय प्रतिवर्त उत्पन्न होंगे और तंत्रिकीय प्रतिवर्त उत्पन्न होने के साथ साथ धीरे धीरे क्रमाकुंचन गतियां वहाँ होंगी, जिसके कारण क्या होगा, जो मलाशय और जो गुदा है, गुदा की जो अवरोधिनी है, मल द्वार की जो अवरोधिनी है वो खुल जाती है। और उसके खुलने से जो मल है उसको बॉडी से बाहर क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है, बाहर मुक्त कर दिया जाता है। मल त्याग की जो क्रिया है वो एक ऐच्छिक क्रिया है। प्रारंभिक अवस्था में ये अनैच्छिक होती है, धीरे धीरे जैसे जैसे तंत्रिका तंत्र विकसित हो जाता है, मल त्याग की जो क्रिया है वो एक कैसी क्रिया हो जाती है, ऐच्छिक क्रिया हो जाती है। तो मानव तथा अधिकांश जो प्राणी हैं उन सभी में मल त्याग की जो क्रिया है वो कैसी क्रिया है, ऐच्छिक क्रिया। इसके अलावा अपन बात करें जो मल है, मल की जो गंध है वो किसके कारण आ रही है, तो मल जो है इसकी गंध इंडोल, स्केटोल, ट्रिप्टोफैन और NH3 आदि जो पदार्थ हैं उनके कारण जो मल है, ये जो मल है इसकी जो गंध है वो आती है। ठीक है, तो यहाँ आज अपन ने जो डाइजेस्टिव सिस्टम था वो अपना पाचन जो तंत्र है वो कंप्लीट हुआ। इसके अलावा हम बात करेंगे भोजन में कौन कौन सी जो विटामिन्स वगैरह हैं वो पाई जाती हैं, प्रोटीन की कमी से कौन कौन सी डिजीज होंगी, तो 2-3 टॉपिक और इसमें रह गए। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय भारत।